ओके बेटा, ठीक है। आपका माइक नहीं चल रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो हम स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने जो आपने जो मुझसे बातें की थी उसी से हम लेके चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने मुझे कहा था सर, आपने मुझे ये बातें बतानी हैं। चलो हम उसकी ही बात करते हैं। नंबर वन, नेचर ऑफ ऑपरेशंस। बेसिकली जो आपने चैप्टर भेजे हैं ना, ये वाले चैप्टर, दिस वन, ये आपके सेक्शन नंबर 4 के चैप्टर हैं, ये वाले जिनको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ठीक है, ये चैप्टर 4 जी के सर। चैप्टर, सेक्शन 4 के आपके चैप्टर हैं। नेचर ऑफ पेशेंस के नाम से इन्वेंटरी मैनेजमेंट, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन एंड आउटसोर्सिंग। अब सबसे पहले तो आपके पास इन चैप्टर के अंदर कुछ डेफिनेशंस आती हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज आती हैं जिनका हमें पता होना चाहिए। बेसिक टर्म्स की मैं बात करता हूँ, डिटेल में नहीं जाऊंगा अभी। बेसिक टर्म्स की से हम बात करते हैं जो इस चैप्टर में हमें आती हैं। नंबर वन, आपको पता होना चाहिए व्हाट इज प्रोडक्शन। प्रोडक्शन क्या होती है? हम कहते हैं the conversion of inputs into conversion of inputs into output. The conversion of inputs into outputs is known as production or transformation. फॉर्मेशन। ठीक है जी। अब यानी कि प्रोडक्शन में या ट्रांसफॉर्मेशन में क्या क्या स्टेप्स होंगे? पहले तो जाहिर सी बात है, आप अपने पास इनपुट इकट्ठे करोगे, कलेक्ट द इनपुट्स। ठीक है, इनपुट्स में आपके क्या आते हैं? बेसिकली आपके फैक्टर ऑपरेशन होते हैं। स्पेशली इसमें आप रॉ मटेरियल लेके आते हो। ठीक है जी, और रॉ मटेरियल को यूटिलाइज करते हो और इसको इस पे आप प्रोसेस करते हो मशीन में लगा के या हैंड लेबर से कन्वर्ट करते हो इसको आउटपुट में। आउटपुट क्या होता है? आपका फिनिश प्रोडक्ट। ठीक है, ये मेरे भाई आपके पास डेफिनेशन है प्रोडक्शन की या ट्रांसफॉर्मेशन की। अब बात करते हैं, इस साल आपके पेपर के अंदर सवाल यही आया था कि एक का ट्रांसफॉर्मेशन की स्टेज बताएं। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस की स्टेज बताएं। तो ये स्टेजेस नहीं है, पहले इनपुट होता है, फिर प्रोसेस लगता है, फिर आउटपुट कन्वर्ट होता है। ये बेसिकली आपकी स्टेजेस थी। अक्सर बच्चों को ये नहीं थी आती। ठीक है, तो एक तो आपको डेफिनेशन, आपको इस डेफिनेशन का पता होना चाहिए कि ये क्या होती है। उसके बाद दूसरी डेफिनेशन आती है आपकी इन्वेंटरी की। इन्वेंटरी क्या है? अब आपके पास जो इन्वेंटरी होती है, इन्वेंटरी का दूसरा नाम होता है स्टॉक। इन्वेंटरी या स्टॉक वो चीज़ होती है जो बिजनेस के अंदर तीन फॉर्म में मौजूद होती है। इन्वेंटरी या स्टॉक क्या होता है? बेसिकली बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ थ्री थिंग्स। वन, रॉ मटेरियल। सेकंड, वर्क इन प्रोग्रेस, जिस पे भी काम जारी होता है, जो नामुकम्मल आपके पास प्रोडक्ट्स होते हैं। एंड थर्ड वन, कंप्लीटेड और फिनिश गुड। कंप्लीटेड जी सर। और फिनिश गुड्स। ठीक है बेटा, आपकी बात आने लगी है मुझे। कंप्लीट एंड फिनिश गुड्स, ये आपके पास होती हैं स्टॉक के बारे में, इसको हम स्टॉक बोलते हैं। ठीक है, जी सर। हमने स्टॉक को भी देख लिया, हमने इसकी इसकी बात कर ली। एक डेफिनेशन इसका पता होना चाहिए, ये इसमें से बहुत दफ़ा आई है। नंबर एक है जस्ट इन टाइम। कि जस्ट इन टाइम क्या होता है? इसका मतलब होता है जेटी, जस्ट इन टाइम मीन के व्हेन बिजनेस हैव प्रोडक्शन और सेल ऑर्डर एट दैट टाइम, दे आस्क vendors or suppliers to send the supply for production। जब आपके पास ऑर्डर आता है तब आप अपनी इन्वेंट्री को मंगवाते हो। किससे? वेंडर से, सप्लायर से। इसको कहते हैं जस्ट इन टाइम। जस्ट इन टाइम के अंदर आपने कोई भी इन्वेंट्री होल्ड नहीं करनी होती, यानी आपके पास जीरो स्टॉक होता है। यानी कि जो ही आपके पास सेल ऑर्डर आएगा एट दैट टाइम यू विल आस्क टू योर वेंडर, टू योर सप्लायर, कि प्लीज हमें अपनी सप्लाई सेंड करें ताकि हम लोग प्रोडक्शन को शुरू कर सकें। ठीक है, जस्ट इन टाइम बड़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत दफा आ चुकी हुई है। इसके अलावा आपको जो अगली आपसे बात पूछता है, जो वर्ड है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, कैपेसिटी क्या होती है? पहले हम कैपेसिटी की हम बात कर लेते हैं। देखो उजैर, कैपेसिटी का मतलब ये होता है जी सर।
कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक रूम है, उस रूम में मैं 10 चेयर रख सकता हूँ। ठीक है, ये एक मशीन है, उससे मैं एक वक्त पे 10 सूट सी सकता हूँ। तो उसकी ये क्या होगी, है मैक्सिमम कैपेसिटी। रूम की होगी सर। हाँ, ये कहते हैं इस रूम की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, 40 10 चेयर्स। ठीक है, द मैक्सिमम पर चेयर्स दैट रूम कैन होल्ड इट्स बिकम इट्स मैक्सिमम कैपेसिटी। ठीक हो गया। अब गाड़ी की कैपेसिटी जी कितनी होती है, 5 बंदे, बाइक की 2 बंदे। लेकिन अगर हम उसकी बाइक के ऊपर अगर हमने 4 बंदे बैठाए हुए हैं, तो हम उससे कैपेसिटी से ज्यादा काम ले रहे हैं। जी सर। ठीक है, अगर बाइक पे एक बंदा भी बैठा हुआ है तो हम कहेंगे यार ये अंडर कैपेसिटी पे जा रहा है, क्योंकि अपने आप को मुकम्मल तौर पे यूटिलाइज नहीं कर रहा। ठीक है, जी अब इस तरह एक मशीन है। अब हम जानते हैं कि मशीन पे हम रोजाना के 10 सीटर सी सकते हैं, मगर हम सीटर से 5 बना रहे हैं, 4 बना रहे हैं, अभी फुल कैपेसिटी पे काम नहीं कर रहा। नहीं। बिजनेस चाहता है कि जनाब जो हमारी रिसोर्सेज हैं वो फुली यूटिलाइज हों, मुकम्मल के मुकम्मल यूटिलाइज हों। जो किसी भी चीज़ को हम कितना इस्तेमाल कर सकते हैं वो उसकी कैपेसिटी होती है। अगर तो वो जितना इस्तेमाल हो सकती है हम उसको इतना कम इस्तेमाल कर रहे हैं तो फुल कैपेसिटी पे काम हो रहा है। ठीक है, अब मुझे पता है यार मैं 10 घंटे पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ 5 घंटे पढ़ा रहा हूँ, तो मैं फुल कैपेसिटी पे काम कर रहा हूँ कि अंडर कैपेसिटी पे काम कर रहा हूँ? सर ये अंडर कैपेसिटी हाँ, पे। अंडर कैपेसिटी पे काम कर रहा हूँ। तो इसी को हम कहते हैं कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। बेसिकली कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि जनाब एक मशीन या एक कंपनी या एक इंसान या एक लेबर करंटली क्या काम कर रहा है, करंट आउटपुट कितनी है। ठीक है, और वो मैक्सिमम क्या कर सकता है। बात समझ लगी? जी सर। मल्टीप्लाई बाय 100, इसको जब आप 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 100% से, तो हमारे पास ये क्या बन जाती है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बन जाती है। ठीक हो गया। बिजनेस हमेशा जी चाहता है, बिजनेस हमेशा चाहता है, बिजनेस ऑलवेज रिक्वायर और डिजायर दैट their resources must be fully utilized। आपके जो रिसोर्सेज हैं या जो मशीनें हैं वो मुकम्मल तौर पे इस्तेमाल हो रही हों। फुली यूटिलाइज मतलब कि वो फुल कैपेसिटी पे काम कर रहा हो। ठीक है, जी सर। वो कभी भी नहीं चाहता कि जो उसके जो बिजनेसेस हैं, जो उसके रिसोर्सेज हैं, वो अंडर कैपेसिटी पे काम कर रहे हों। एंड इट्स नेवर डिजायर टू वर्क एट लो कैपेसिटी। जी भाई, समझ लगी? जी सर। यहाँ तो कोई मसला तो कोई नहीं। नहीं सर, कुछ सर। अभी सिर्फ मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ टर्मिनोलॉजी कि प्रोडक्शन क्या होती है। द कन्वर्जन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट इज नोन एज प्रोडक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन के ये जी प्रोडक्शन के सर। 3 स्टेप्स होते हैं। पहले इनपुट्स आती हैं, फिर उस पर कोई प्रोसेस होता है, फिर आउटपुट्स बनती हैं। ठीक है, फिर मैंने जी बात की इन्वेंट्री की। हमने कहा इन्वेंट्री और स्टॉक बेसिकली कंसिस्ट ऑफ 3 थिंग्स, रॉ मटेरियल, वर्किंग प्रोग्रेस एंड कंप्लीट गुड्स। फिर मैंने बात की जस्ट इन टाइम की। हमने कहा बिजनेस प्रोडक्शन और सेल और एट दैट टाइम दे आस्क वेंडर्स सप्लायर टू सेंड द सप्लाईज फॉर प्रोडक्शन। इसको हम क्या कहते हैं, जस्ट इन टाइम। फिर मैंने बात की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की। मैंने कहा जनाब जो करंट आउटपुट है डिवाइड की जाए मैक्सिमम आउटपुट से, तो मेरे पास क्या आ जाती है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन आ जाती है। बिजनेस हमेशा चाहता है कि जो इसकी यूटिलाइजेशन है फुल हो, लेकिन अगर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का आंसर 80% भी आ जाए तो इसका मतलब है बिजनेस अपने रिसोर्सेज को मींस मींस बिजनेस इज यूजिंग इट्स रिसोर्सेज एफिशिएंटली। ठीक है, जी सर। अच्छा जी। अब यहाँ पर एक बात हो आती है इसी चैप्टर के अंदर जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपको पता है एफिशिएंट क्या होता है और इफेक्टिव क्या होता है बेटा? जी। एफिशिएंट सर मतलब जो अच्छी तरह मतलब अपना काम कर रहा है, हाँ, एफिशिएंट। ठीक है। और इफेक्टिव मतलब जो मतलब तेज है, मतलब अब एज अ यहाँ सेंस पर मतलब एक जो। बात याद रखना, जब मैं बोलूंगा वर्ड एफिशिएंट, इसके लिए वर्ड याद जी कर सर। लो, हाउ क्विक। क्या वर्ड है, हाउ हाउ क्विक। क्विक। अगर मैं वर्ड बोल रहा हूँ अफेक्टिव, क्या वर्ड बोल रहा हूँ, अफेक्टिव, इफेक्टिव। इसका मतलब होता है हाउ वेल।
इसका मतलब क्या होता है? हाउ वेल। और अब सिंपल वर्ड्स में अगर हम ये बात कर लें, इसका मतलब होता है यूजिंग मिनिमम इनपुट्स और रिसोर्सेज एंड प्रोड्यूस मैक्सिमम। ठीक है, जब मिनिमम रिसोर्सेज, कम से कम रिसोर्सेज लगा के आप मैक्सिमम प्रोड्यूस करेंगे तो वो क्या होगा? उसको हम कहते एफिशिएंट होगा। हैं एफिशिएंट कहते हैं। इफेक्टिव होता है व्हेन बिजनेस प्रोड्यूस एज पर द रिक्वायरमेंट। ठीक है, जो रिक्वायरमेंट के मुताबिक हो उसको हम कहते हैं इफेक्टिव। मिसाल के तौर पे अगर मैं तुम्हें कम वक्त में ज्यादा पढ़ा दूं तो मैं एफिशिएंट हूँ। अगर आपको उसकी समझ भी आ जाए तो मैं क्या हूँ? इफेक्टिव हूँ। अगर एक एम्प्लॉय को हम ऑर्डर देते हैं कि आपने आज 10 टेबल बनाने हैं, ठीक है, जी और वो 10 टेबल बना देता है उस कम से कम टाइम में, तो एफिशिएंट होगा। हाँ, अगर वो टेबल जो उसने बनाए हैं वो हमारे रिक्वायरमेंट और स्टैंडर्ड के मुताबिक होगा तो मैं क्या कहूँगा कि भाई तुम बड़े एफिशिएंट भी हो, बड़े इफेक्टिव भी हो। बिजनेस चाहता है कि उसके एम्प्लॉयज, उसका हर किए जाने वाला अमल, बिजनेस जो भी काम करता है, जो भी एक्टिविटी करता है, उसका वो नाम दे देता है ऑपरेशन का। एनी एक्टिविटी विच इज परफॉर्म्ड बाय द बिजनेस नोन एज इट्स ऑपरेशन। ठीक है, लेकिन नॉर्मली जब हम बात करते हैं ऑपरेशन मैनेजमेंट की तो ये डील करती है सिर्फ प्रोडक्शन वाले बिजनेस से, जहां पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही हो। बात समझ लगी कि नहीं लगी? जी। अब ऑपरेशन तो स्कूल सर वाले। जी जी। ये पिछला लाइन आप रिपीट कर सकते हैं आप क्या बोले? मैंने ये बात बोली थी कि देखो, ऑपरेशन का मतलब होता है एनी एक्टिविटी विच इज परफॉर्म्ड बाय अ बिजनेस, बेसिकली नोन एज इट्स ऑपरेशन। नॉर्मली जी सर। ऑपरेशन डिपार्टमेंट और production department exist in those business organization where production is happening, like park fan, like super Asia washing machine। ठीक है, यहाँ पर ओके। चीजों को प्रोड्यूस किया जा रहा है तो यहाँ पर स्पेशली प्रोडक्शन या ऑपरेशन डिपार्टमेंट होता है। लेकिन बिजनेस कोई भी काम कर रहा हो, ऑर्डर दे रहा है वो भी ऑपरेशन है, वर्किंग को ऑब्जर्व कर रहा है वो भी उसकी ऑपरेशन। ऑपरेशन मतलब है किसी काम को देखना, कोई काम का होना, उसको हम ऑपरेशन कहते हैं। लेकिन बिजनेस लैंग्वेज में जब भी वर्ड ऑपरेशन का इस्तेमाल किया जाएगा या ऑपरेशन मैनेजमेंट का इस्तेमाल किया जाएगा, इसका मतलब होता है कि हम वर्ड है ऑपरेशन मैनेजमेंट, द इसका मतलब होता है द मैनेजमेंट, हाउ वेल business converting its inputs into outputs, or operation management deals the overall management of the business, overall management of the business, how they are converting their inputs into outputs। उस तमाम मैनेजमेंट को ओवरलुक करना, देखना कि किस तरह से इनपुट कन्वर्ट होते हैं आउटपुट में, उसको हम कहते हैं जी ऑपरेशन मैनेजमेंट। अब ऑपरेशन मैनेजमेंट ने क्वालिटी को भी देखना है, ऑपरेशन मैनेजमेंट ने प्लानिंग को भी देखना है, ऑपरेशन मैनेजमेंट ने इन्वेंटरी को भी देखना है। ठीक है, ऑपरेशन मैनेजमेंट ने ये भी देखना है कि किस सप्लायर से माल मंगवाना है। ऑपरेशन मैनेजमेंट ने ये भी देखना है कि हमने अपने कितना स्टॉक मंगवा के रखना है, जिसको हम कहते हैं इन्वेंटरी मैनेजमेंट। इन्वेंटरी मैनेजमेंट मीन्स हाउ business is managing its inventory. It should not be excess, it should not be low। ठीक है, इट शुड बी जी एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस। उसे कहते हैं इन्वेंटरी मैनेजमेंट, कि ना आपके पास जो स्टॉक आपने मंगवा के रखा है या बना के रखा है या तो बनने जा रहा है, ना वो इतना कम हो ना वो इतना ज्यादा हो, हाँ मगर वो रिक्वायरमेंट के मुताबिक हो जो मार्केट में चल रही है। बात समझ लग रही मेरी बात की? जी अच्छा जी, अब यहीं पर ही इसी चीज को जरा हम अगर आगे चलें तो मुझे जरा बताना, स्क्रीन शो हो रही है बेटा आपको? जी सर वीडियो। बस ठीक हो गया, इसको नहीं देखना, बोलना कि स्क्रीन शेयर आप बता रहे हैं जब स्क्रीन शेयर होना बंद होगी थी। फाइल कौन शो हो रही है अभी आपको? सर ये वो एफिशिएंट और इफेक्टिव वाली डन हो गया, डन हो गया, डन हो गया, जो ठीक है। आप देख रहे आपको वो शो हो रहा है। अब यहाँ पर हैं। सबसे पहले मैं आपको फिर से एक फाइल शो करने जा रहा हूँ। ठीक है, और मुझे आपने बताना है कि आपको ये शो हुई कि नहीं हुई। डन हो गया। और
मुझे जरूर बताना आपने। ठीक है जी। ओके जी। ओके। हाँ जी, आपको शेयर होगी फाइल? जी सर, मुझे होगी। होगी। अब यहाँ पर सबसे पहले वो बात करता है इनपुट्स की, आउटपुट्स की और ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस की। पहले वो बात करता है ऑपरेशन मैनेजमेंट की कि ऑपरेशन मैनेजमेंट क्या है। ठीक है, तो वो बात हमें देखनी है। ये ये बेसिकली आपके पास जो है उस लाइन को हमें देखना है। ये देखो, कहता है इट कंसर्न्ड with the using factor of production to produce good and services. It deals with the various department efficiency, quality, flexibility, etc. ऐसे ही है। मैंने वो जी क्या सर। बताया था? ऑपरेशन मैनेजमेंट मीन द ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ द प्रोसेस, हाउ वेल इनपुट कैन बी कन्वर्टेड इनटू आउटपुट्स। इनपुट्स क्या होते हैं यहाँ उसने बताया है। इनपुट्स क्या हैं? ये देखें, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड जी एंटरप्रेन्योर, ये इनपुट्स। जी। इस पे कोई प्रोसेस होगा, प्रोडक्शन होगी, प्रोडक्शन के बाद आपके चीजें कन्वर्ट किस में होगी? आउटपुट्स में। आपको। गॉट में ये बात समझ लगी जी सर। कि नहीं लगी? अब हमें पता चल गया भाई ऑपरेशन मैनेजमेंट क्या होती है। द ओवरऑल मैनेजमेंट हाउ इनपुट्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू आउटपुट्स। अब इसके अलावा ऑपरेशन डिपार्टमेंट क्या क्या देखता है? एफिशिएंसी को देखता है, क्वालिटी को देखता है, फ्लेक्सिबिलिटी को देखता है, वेयर हाउसिंग को देखता है, स्टॉक लेवल को देखता है। बात समझ लगी मेरी? जी सर। अच्छा जी। उसके बाद वो आपको यहाँ से फिर से बताना चाह रहा है कि इफेक्टिवनेस क्या होता है। कहता है इट इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑपरेशन प्रोसेस टू अचीव इट्स सेट ऑब्जेक्टिव एंड मीट कस्टमर नीड इन प्रॉफिटेबल मैनर। मैंने आपको बड़ा सिंपल सा लिखवा दिया, वेन एवर बिजनेस इज प्रोड्यूसिंग द गुड्स एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर्स। जब भी कोई जी चीज सर। कस्टमर के रिक्वायरमेंट के मुताबिक बनेगी तो वो ज्यादा बिकेगी। ऐसे ही है ना? जी सर। अगर कस्टमर के रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं तो लोग खरीदेंगे नहीं, क्योंकि भाड़ में जो हमने खरीदते ही नहीं, हमें आपसे नहीं चाहिए माल। ठीक है जी। यस सर। और एफिशिएंसी का मतलब भी क्या होता है? कि आप लोएस्ट अमाउंट ऑफ इनपुट से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करें। सिंपल सी बात है, विद लीस्ट इनपुट, ठीक है, क्रिएट मैक्सिमम आउटपुट। ठीक हो गया? कम वक्त में ज्यादा काम, वो आपका क्या होगा? एफिशिएंसी होगी। जी। जी बॉस, यहां तक मेरी बात समझ लगी? जी सर। अच्छा जी। उसके बाद जिसमें अगली बात आपके काम की है, जो आपके देखने वाली है, हम पहले उसकी बात कर लेते हैं, क्योंकि अभी ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपने सवाल पूछे हैं। डिटेल में भी नहीं जा रहा कि कुछ चीज़ें करनी, फिर इसके बाद हम उस पर डिटेल में जाएंगे। अच्छा जी। अब उसके बाद जो चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं आपको जो पढ़ाना चाहा था मैं उस पर आ जाऊँ। इन्वेंट्री मैनेजमेंट पे आ जाऊँ पहले, ठीक है? इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या होता है, बाकी भी हम उसको ऐसे से आराम से देखेंगे क्या क्या चीज़ें आती हैं। सबसे पहले इन्वेंटरी मैनेजमेंट। इन्वेंटरी मैनेजमेंट, आजा भाई, आजा 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 आजा। गुम गया भाई। ये आ गए इन्वेंटरी मैनेजमेंट। इन्वेंटरी क्या होती है? द टर्म इन्वेंटरी स्टॉक रेफर टू द रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश गुड एंड द फिनिश गुड हेल्ड बाय अ कंपनी with basic objective of maintaining continuity of operation। मैंने ये कहा था, इन्वेंटरी कंसिस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, work in progress and completed and the finished good, they collectively known as inventory। बात समझ लगी? जी सर। अच्छा जी। जी। अगर एक बिजनेस इन्वेंटरी नहीं होल्ड करता, इन्वेंटरी होल्ड नहीं करता, तो उसके ड्रॉबैक्स क्या होंगे? अगर वो इन्वेंटरी बहुत ज्यादा होल्ड करता है तो उसके ड्रॉबैक्स क्या होंगे? अगर वो मैं इन्वेंटरी होल्ड कर रहा हूं तो बेनिफिट क्या होंगे? पहले लिखा हुआ है क्विकर रिस्पॉन्स टाइम। अब यहाँ उन्होंने वर्ड लिखा हुआ यू विल, आपने यू वाला वर्ड लिखना है, बिजनेस विल बी एबल इजीली एंड क्विकली फिल ऑल कस्टमर ऑर्डर्स। ठीक है? अब अगर मेरे पास इन्वेंट्री नहीं पड़ी हुई, स्टॉक नहीं पड़ा हुआ, मेरे पास लोग बॉल पेन लेने आ रहे हैं, मेरी स्टेशनरी की शॉप है, मेरे पास बॉल पेन है ही नहीं, तो क्या मैं सबकी डिमांड फुलफिल कर सकता हूँ? नो सर। नहीं। ठीक है जी। नंबर 2, अब क्या होगा अगर मेरे पास स्टॉक पड़ा होगा,
तो मुझे इस चीज की गारंटी होगी कि मेरा कभी भी, फॉर एग्जांपल मैं पंखे बना रहा हूँ, गर्मियों का मौसम है, डिमांड बढ़ गई है, अब मेरे पास रॉ मटेरियल नहीं पड़ा हुआ, तो क्या मैं अपनी प्रोडक्शन को कंटिन्यू रख सकता हूँ? मेरे पर रॉ मटेरियल नहीं पड़ा हुआ, मेरे पर नट जी बोल्ट सर। नहीं बने हुए, पैकिंग टेप ही नहीं पड़ी हुई, मैं पंखे बना के पैक ही नहीं कर सकता। ठीक है, जी तो सर। यहाँ पर क्या होगा, शॉर्टेज का रिस्क क्रिएट हो सकता है। ठीक है जी। अब ये कुछ पॉइंट हैं, समझ लगी आपको, मसला कौन है इसमें से? जी सर। नो सर। अगर हाँ, अगर हम लोग ये बात, अभी सिर्फ मैंने आपको बेसिक बातें बतानी है, डिटेल में नहीं जा रहा अभी मैं। अच्छा जी, यहाँ पे हमने ये बात की थी। अब आपने अगली मुझसे बात देखो, जस्ट इन टाइम आ गया। क्या होता है, कहता है ये जापानी इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम है। इसका मतलब क्या है कि आपके पास स्टॉक हो ही ना, बिजनेस मस्ट होल्ड जीरो स्टॉक। बिजनेस मस्ट होल्ड जीरो स्टॉक मीन्स व्हेन दे हैव जी। ऑर्डर, व्हेन दे हैव ऑर्डर देन दे विल परचेज इट और आस्क इट। यहाँ तक मेरी बात समझ लगी? जी। अच्छा जी। अब आपने जो मुझसे अगली बात की थी मेरे बेटा, वो आपने की थी मुझसे कैपेसिटी की बात की थी कि सर कैपेसिटी क्या होता है, बस्टिंग क्या होता है। मैं बार बार कह रहा हूँ, अभी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, अब इसी बेसिक चीज तुम्हें एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। आपने मुझसे और बात की थी किसकी, आपने कहा सर मुझे ये बताएं कि वो क्या होता है, अल्लाह का भला करे, कैपेसिटी क्या होती है। ठीक है, हम पहले कैपेसिटी की बात कर लेते हैं, फिर आगे जाएंगे थोड़ा सा, ताकि जो जो क्वेश्चन आपने पूछे हैं ना, हम पहले उसकी बात कर लें, ठीक है ना? बाकी जी सर। बातें हम उसको बाद में चलेंगे, बाकी चीज़ें बाद में आ जाएंगी, वो मसला कोई नहीं है। ओके, जस्ट गिव मी 1 मिनट, ओपन कर लूँ, फिर आपसे उसको बताता हूँ कि वो क्या है। कैपेसिटी, कैपेसिटी, कैपेसिटी वाला पॉइंट वैसे तो समझ लगे कि मशीनों के हवाले से हम बात करते हैं, बस हम कैपेसिटी यूटिलाइजेशन आपको दिखाता भी हूँ, उसकी हम बात भी करते हैं ताकि वो आपको पॉइंट क्लियर हो जाए कैपेसिटी क्या है। फिर हम बात करेंगे कि आउटसोर्सिंग किसे कहते हैं, आउटसोर्सिंग क्या चीज़ है, आउटसोर्सिंग क्यों की जाती है। ठीक है ना, वो फिर आपको समझ लग जाएगी, सारी बातें उसी चैप्टर के अंदर है, आउटसोर्सिंग की बात भी उसी चैप्टर में है, और कैपेसिटी की बात भी उसी चैप्टर में है। जस्ट गिव मी 1 मिनट तो यार। ओके, डन हो गया। अब हम कैपेसिटी पे आ गए हैं। सबसे पहले मैं खुद आपके से शेयर करूं, और आपको मैं रिज्यूम शेयर करने जा रहा हूँ, स्टॉप शेयर, ये शेयर करने जा रहा हूँ, फिर आपने मुझे बताना है कि कोई, हेलो जी। अब आपने बताना है कि कैपेसिटी के बारे में, आपको स्क्रीन शो होगी मेरी कैपेसिटी को लेकर। जी सर। अच्छा जी, अब इसको आप पढ़ो उजैर। जी सर। Capacity is the maximum output that can be produced using currently available बस, resources. Capacity कैपेसिटी utilization का का। मतलब, एक मिनट, कैपेसिटी का मतलब क्या होता है कि वो हम मैक्सिमम क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं अपने रिसोर्सेज के साथ, वो हमारी क्या है, कैपेसिटी। से मैंने क्या कहा था, जी सर। एक रूम में कितने लोग बैठ सकते हैं, उसकी कैपेसिटी है। एक बंदा जी सर। अपने टाइम में, अपने मैक्सिमम टाइम में कितना पढ़ा सकता है, उसकी क्या है, कैपेसिटी है। अब क्या कहता है जी, जी। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन क्या होती है, द प्रपोर्शन ऑफ फुल कैपेसिटी ऑफ अ बिजनेस यूनिट करंटली बीइंग प्रोड्यूस्ड, कि करंटली अपने रिसोर्सेज को कितना यूटिलाइज कर रहा है। कहता है इट इज जी। इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑपरेटिंग एट अंडर ओवर मैक्सिमम कैपेसिटी रिजल्ट इन हाई कॉस्ट एंड लेस एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। अगर हम कैपेसिटी को प्रॉपर्ली यूज नहीं कर रहे होंगे तो हम क्या बन जाएंगे, इनएफिशिएंट, हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी। अब आगे आपने पूछता है कि कैपेसिटी को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, क्या फार्मूला है, करंट आउटपुट Brand डिवाइड out। बाय जी। मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट Maximum इनटू cost। 100%। अब बोलते हैं क्या, फैक्ट्री कैन प्रोड्यूस 16 यूनिट्स पर डे। ठीक है, एंड ही इज नाउ जी। प्रोड्यूसिंग 1200। कैपेसिटी कितनी होगी, 75%। कैपेसिटी कितनी है इसकी, 75। 75%। इसको हम बोलते हैं कैपेसिटी। अब देखो, कहता है जी अगर बिजनेस अंडर कैपेसिटी पे काम कर रहा होगा, यानी कि अपने रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज नहीं कर रहा होगा, तो तो इसके हमें क्या इम्प्लीकेशन हो सकते हैं। पहली बात तो ये एबिलिटी टू टेक एंड मीट सडन लार्ज ऑर्डर्स, अगर हम फुल कैपेसिटी पे काम नहीं कर रहे तो हमारे पास कोई फुल ऑर्डर आता है सडनली, हम उसको फुलफिल कर सकते हैं। अगला वर्ड है जी। फ्लेक्सिबिलिटी इन प्रोडक्शन। इसका मतलब जब भी वर्ड आ जाएगा ना फ्लेक्सिबिलिटी बिजनेस के अंदर, इसका मतलब है हाउ बिजनेस कैन चेंज इट सेल्फ विद रिस्पेक्ट टू द मार्केट। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, हाउ बिजनेस कैन चेंज इट सेल्फ विद रिस्पेक्ट टू द मार्केट। अब मार्केट में बेल बॉटम जीन्स का ट्रेंड आ गया, हम नैरो जीन्स ले रहे थे अपनी मशीन्स पे,
पर हम ऑलरेडी अंडर कैपेसिटी पे काम कर रहे थे। अब मार्केट में ट्रेंड चेंज हो गया, नाउ वी कैन प्रोड्यूस बेल बॉटम जीन्स। ठीक है जी। ड्रॉबैक्स क्या होंगे? भाई हमारी फिक्स कॉस्ट बढ़ जाएगी, जो हमारे रिसोर्सेज हैं, ठीक है, वो कम काम कर रहे होंगे, Yes. जिसकी वजह से पुअर मोटिवेशन होगी। अब जी हमारे पास जो स्टॉक बन गया वो बिक नहीं रहा, उसको स्टोर करने के लिए हमें ज्यादा कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी। ठीक हो गया। जी अच्छा जी, ये तो कुछ बातें कैपेसिटी के हवाले से। अब अगर मैं आपसे बात करूं बात आउटसोर्सिंग के वाले, आउटसोर्सिंग क्या होती है? ये लिखा हुआ है, व्हेन बिजनेस पेज एन अदर फर्म टू सप्लाई कंपोनेंट और सर्विस इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग देम एज पार्ट ऑफ इट्स ओन प्रोडक्शन। Whenever business don't produce by itself, whenever a business don't produce by itself and give other company same task to produce in their factory, that is known as outsourcing। जब एक कंपनी खुद कुछ नहीं बनाती, वो कहती है आप मेरी जगह आप इसको आउटसोर्स करें, इसको हम क्या कहते हैं? आउटसोर्सिंग कहते हैं। बात समझ लगी? सर, ये अगेन रिपीट कर। देख मेरे बेटा, तेरी फैक्ट्री में तेरे पास ना ब्रेकआउट, तू ब्रेकआउट कंपनी का मालिक है, ठीक है। जी सर। पहले तूने जनाब खुद खुद जीन्स सिलवाता था, ठीक है। अब तूने कहा यार जीन में खुद सिलवा रहा हूँ, मुझे महंगी पड़ रही है, मैं अपना ज़्यादा फोर्स जी कर देता हूँ मार्केटिंग पे, एडवर्टाइजमेंट पे। यही काम मैं किसी को दूसरी कंपनी को दे देता हूँ कि वो मेरे behalf पे वो प्रोड्यूस करे और माल बना के मुझे सेंड कर दे। इस प्रोसेस को कहते हैं आउटसोर्सिंग। जी ठीक है जी। समटाइम आउटसोर्सिंग सिर्फ प्रोडक्शन में नहीं होती, आउटसोर्सिंग एचआरएम में भी होती है। जब बंदा हमारे पास आके काम तो करता है मगर वो हमारा एम्प्लॉय नहीं है, हम उससे सिर्फ सर्विसेज ले रहे हैं। जैसे सिक्योरिटी गार्ड है, सिक्योरिटी गार्ड कभी भी किसी कंपनी के एम्प्लॉय नहीं होते, वो सिक्योरिटी गार्ड कंपनी के एम्प्लॉय होते हैं, मगर वो कभी बिकना उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। बात समझ लग रही मेरी बात की कि नहीं कर रहे? जी सर। इसे हम क्या कहते हैं? आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग हम कब करते हैं? जब हम चाहते हैं कि हमें कॉस्ट, हमारे पास कॉस्ट ज़्यादा आ रही होती है, हम दूसरों से इसलिए नहीं होता ताकि हमें सस्ता पड़े। ठीक है। हम दूसरे क्यों बनवाते ताकि हमें वो सस्ता पड़े। ठीक है। अब देख लो, कहता है आउटसोर्सिंग फंक्शन टू अनदर बिजनेस रिक्वायर केयरफुल चेक ऑन क्वालिटी। अगर मैंने आउटसोर्सिंग करनी है तो भाई सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि भाई क्वालिटी किस तरह की है, उसकी प्राइस कैसी है। हाँ, उसके बाद अगर हम आउटसोर्सिंग कर लेते हैं तो फायदा क्या होता है? सबसे पहले तो हम स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट में चीज़ों को बना लेते हैं और कम कॉस्ट पे। ठीक है। और सम टाइम हम अगर एक चीज़ मुझे नहीं आती, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं उर्दू भी पढ़ाता हूँ, मैं बिजनेस भी पढ़ाता हूँ, मैं इकोनॉमिक्स भी पढ़ाता हूँ, लेकिन जो मेरा कोर्स सब्जेक्ट है वो क्या है? बिजनेस है। ठीक है। अब वो कोई मुझे कहता है यार साहब मुझे पढ़ा दें, अच्छा मैं उसको किसी को रिकमेंड कर देता हूँ। ठीक है जी। लेकिन क्योंकि वो मैं अपनी अकेडमी थ्रू रिकमेंड कर रहा हूँ, तो इसको हम क्या बोलेंगे? आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग कह देंगे। जब हम कोई काम खुद नहीं करते और किसी दूसरे से वो जी काम सर। करवा लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? आउटसोर्सिंग कहते हैं। ठीक है मेरे भाई। आपका अगला जी सवाल कौन सा था बोला? बजटिंग वाला, ऐसे ही है ना? जी सर। हाँ जी, बजटिंग क्या होती है, अब हम उसकी हम बात कर लेते हैं फिर आगे चलेंगे कि व्हाट इज बजटिंग। अब ध्यान से आपने भी देखना है और मैं बताना आपने, आपको बजटिंग समझ लगी कि नहीं लगी। ठीक है जी, लें जी। बजट आ गया। बजट क्या होता है? ये लाइन पढ़ना जिनको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। जी सर। Budgets are a future financial plans drawn up with the aim of achieving more focus and parameters for a business activity. They can be encompass financial budget and non-financial activities. बजट होता है फ्यूचर फाइनेंशियल प्लान्स, आने वाले कल के लिए, आने वाले कल के लिए, कल आने के वाले साल के लिए हमें, हमारे पास कितना रेवेन्यू होगा, हमारे कितनी एक्सपेंसेस होंगे। द फाइनेंशियल प्लान drawn up for the future regarding expected incomes and expenses known as budget। आसान है डेफिनेशन ये वाली। नहीं। जी सर, सही इसमें फोरकास्टिंग भी आ सकता है, मतलब बेटा वो भी अब ये नहीं होता। जिंदगी में मेरी बात है ना, फोरकास्टेड कह लो, प्रिडिक्टेड कह लो, ठीक है जी, या जी सर। अज्यूम्ड कह लो फॉर द फ्यूचर,
वो सब हमारे बजट होते हैं। बजट्स जो होते हैं वो होते ही फोरकास्टेड हैं, प्रिडिक्टेड हैं। ठीक है जी। जी सर। इसका जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे पास बनती हैं, जो फाइनल अकाउंट बनते हैं, यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट हम बनाते हैं फोरकास्टेड, वो क्या होती है? आने वाले वक्त के लिए। जी ठीक है जी। जो चीज भी आने वाले वक्त के लिए होती है वो हमारे लिए क्या बन जाता है? प्लान्ड या फोरकास्टेड या अज्यूम्ड। बात समझ लगी मेरी जी जान? जी सर। ये क्या होते हैं? बजट्स। अब बजट्स की टाइप्स होती है बेटा जानी। क्या लिखा हुआ है? ये देखो, बजट्स बनाने के हमें क्या फायदा होता है? कहता है कि जनाब इसकी वजह से हम प्लानिंग कर सकते हैं, अपने डिपार्टमेंट को टारगेट दे सकते हैं, रिसोर्सेज को अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी। ये सब किसके बेनिफिट है? बजट्स के। ऑब्जेक्टिव। मतलब को नहीं नहीं सर। समझ लग रही? जी सर। अच्छा जी। मेरी जान, ये आज की कुछ वो बुनियादी बुनियादी सवालात थे जो मुझसे आपने किए थे। ठीक है। लेकिन इसको डिटेल में जानने के लिए मुझे कम से कम ठीक ठाक टाइम चाहिए होगा। ऐसे बुनियादी बातें सी मैंने आपको बताई हैं। ठीक हो गया। मैं आपसे आपकी आपकी ही बताई हुई बातों को फिर से रिपीट करने जा रहा हूँ जो मुझे आपने कही थी सर, कि आपने मुझे बताना है। वैसे भी मेरी मीटिंग खत्म होने में 2-3 मिनट रह गए, मैं इसको रिवाइज कर दूं। आपके मुझसे सवाल थे, ये सवाल थे सर, नेचर ऑपरेशंस क्या होता है, इन्वेंटरी मैनेजमेंट क्या होती है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन क्या होती है, आउटसोर्सिंग क्या होती है, और बजट्स क्या होते हैं। ऐसे ही है। मैंने बताया कि नेचर ऑपरेशंस के अंदर बेसिकली हम देखते हैं कि ऑपरेशन मैनेजमेंट क्या करती है। मैंने कह दिया ऑपरेशन मैनेजमेंट is the overall management how well inputs can be converted into output. It is also known as operation management. Operation management will perform a lot of functions like they have to check on quality, check on about which method of production they must use, they must know about the flexibility, they must know about the efficiency and effectiveness. फिर मैंने बात की इन्वेंटरी मैनेजमेंट की। इन्वेंटरी मैनेजमेंट बेसिकली ओवरऑल प्रोसेस, हाउ वेल इन्वेंटरी is managed. It should not be too low, should not be too high. It must be as per the requirement of the business. फिर मैंने बात की कैपेसिटी की। कैपेसिटी मीन व्हाट इज द हाउ मच अ बिजनेस कैन प्रोड्यूस विद इन इट्स अवेलेबल रिसोर्सेज, इट्स बिकम इट्स कैपेसिटी। हाउ मच अ वर्कर कैन वर्क विद इन इट्स अवेलेबल skills, capacity. How much a room can sit number of person in there, it's become its capacity. कैपेसिटी पे काम करना चाहिए। बिजनेस चाहता है कि बिजनेस फुल कैपेसिटी पे काम करे, वो अंडर कैपेसिटी पे ना जाए। इसके बड़े ड्रॉबैक्स होते हैं। आउटसोर्सिंग क्या होती है? whenever business don't perform a function by himself or by itself, or gives same that function to the other business, because it will be in low cost, or it will be good to give them, or they can focus on some other activity, that is known as outsourcing. ठीक हो गया। बजट्स क्या होते हैं? वो तमाम फाइनेंशियल प्लान जो हम फ्यूचर के लिए बनाते हैं कि हमारे एक्सपेक्टेड इनकम्स क्या होंगे, हमारे एक्सपेक्टेड रेवेन्यूज क्या होंगे, उसको हम बजट्स कहते हैं। एक बात याद रखिएगा, प्लानिंग का, फोरकास्टिंग का, प्रेडिक्शन का फायदा क्या होता है? नंबर 1, हम अपने ऑब्जेक्टिव सेट कर लेते हैं। नंबर 2, हम रिसोर्स एलोकेशन कर लेते हैं कि उस प्लान के मुताबिक हम चीज़ों को कैसे कैसे ऑर्गेनाइज करना है। ये तमाम की तमाम चीज़ें उन कैलकुलेशन में आ जाती है। बजट 3 तरह के आपके सिलेबस में लिखे हुए हैं। एक को हम कहते हैं जीरो बजटिंग, दूसरे को हम कहते हैं फ्लेक्सिबल बजटिंग, और तीसरे को हम कहते हैं इंक्रीमेंटल बजटिंग। ठीक है मेरे भाई, भाईजान। जी सर। ये मेरी तकरीर खत्म हुई। जो हमें टॉपिक कहे थे, क्लास का टाइम भी खत्म हो गया, 40 मिनट होने वाले हैं। मैंने ये क्लास पूरी रिकॉर्ड की है। इसका रिकॉर्डेड वीडियो मैं आपको सेंड भी कर देता हूँ। आप इस वीडियो को हैंड फ्री लगा के सुनिएगा। जो बातें मैं कह रहा हूँ उनको सिर्फ देखिएगा। आखिरी मिनट रह गया मेरे पास, और ऊपर मैंने आपके पास पेपर के क्वेश्चन लिखे हुए हैं जो आपको इस साल आए थे। आपको जो पेपर आया था P1 का, उसके में ये 2 सवाल लिखे हुए हैं जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ऐसे ही है। डिफाइन द टर्म जी सर। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, एक्सप्लेन वन स्टेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। आज क्लियर हो गया कि ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस किसे कहते हैं? प्रोडक्शन प्रोसेस जी को ही सर। ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। कि इनपुट जी
पे प्रोसेस लगा, वो कन्वर्ट हो गए आउटपुट पे। आपने किसी एक को एक्सप्लेन करना, इनपुट्स क्या होते हैं, वो रॉ मटेरियल फैक्टर प्रोडक्शन बिजनेस अरेंज करता है ताकि वो प्रोडक्शन कर सके। फॉर एग्जांपल, मैं एक डेयरी हूँ, तो मेरे पास जो काउस हैं उनसे जो मिल्क आता है वो मेरा क्या है, रॉ मटेरियल है। ठीक है। आपने क्या करना होता है, मैं 3 नंबर का सवाल में चीज को अब देखो, पेपर का पैटर्न पहले से बहुत ज्यादा बदल गया। ठीक है। डिफाइन टर्म फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ऑल द फैक्टर विच आर मैंडेटरी फॉर अ प्रोडक्शन इज नोन एज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है मेरे बच्चे, ठीक हो गया। अब सबसे पहले जी सर। मेरी जान, आपने इन चीज़ों की डेफिनेशन याद करनी है, और जो प्रॉब्लम मुझे आ रही हैं वो मुझे बता दीजिएगा। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट किस तरह से क्लास अरेंज करके आपको चीज़ें बता दूँ। और बाद में आपको ये वीडियो रिकॉर्डेड भी आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, ताकि आपको हैंड फ्री लगा के चीज़ें रिपीट करना आपके लिए आसान हो। ठीक है जी मेरी सर। जान, ठीक। हैप्पी ईद मुबारक, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम।